नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं अरविंद त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आयकर के ही एक प्रमुख चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग के जो भी डाउट्स हों उसे आप लोग क्लियर करते रहें। इसके लिए आप अगर मुझे मेल करते हैं तो मैं ज़रूर ही आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जल्द से जल्द करूँगा। आज मैं आप लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आयकर के कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियों के लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सकल कुल आय से आशय होती हैं जो आय के 5 शीर्षक बताए हैं, उन शीर्षकों का योग, अर्थात वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशा, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। इन पांचों हेड्स में जो भी आय होगी उसका कुल योग सकल कुल आय कहलाता है। इस सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ छूटें दी जाती हैं। उन छूटों को घटाने के बाद कुल आय निर्धारित होती है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट MOM के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य ऐसे समस्त प्रबुद्धजन जो इस विषय का ज्ञान चाहते हैं उनको आयकर के इस चैप्टर के प्रावधानों से अवगत कराना है। इस वीडियो को तैयार करने में मैंने आयकर विभाग की वेबसाइट, इस संबंध में जानकारी देने वाली अन्य वेबसाइट तथा इस संबंध में लिखी गई विभिन्न पुस्तकों का सहयोग लिया है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को इस विषय में अध्ययन कराना मात्र है। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के कॉपीराइट आदि का उल्लंघन करना नहीं है। तो साथियों, हम इसे चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके संबंध में सामान्य सिद्धांत हैं आयकर के धारा 80A के तहत। इसमें सिद्धांतों में प्रमुख बातें हैं, सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां मिलती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी इस संबंध में लिखित पुस्तकों का अध्ययन विस्तृत अध्ययन के लिए अवश्य करें। यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो धारा 80C से 80U तक के अंतर्गत जो कटौतियाँ मैं इन वीडियोज़ में बताऊँगा वो मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो MOM के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसी धाराओं को ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है। विस्तृत अध्ययन के लिए आप इस संबंध में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। इस धारा 80C से 80U तक में मिलने वाली कटौतियाँ कभी भी सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें और आती है, यदि करदाता उक्त वर्णित धाराओं अर्थात धारा 80C से 80U तक यदि किसी कटौती की मांग नहीं करता है तो उसे कटौती स्वीकृत भी नहीं होती है। धारा 80C से 80U तक जो कटौतियां मिलती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला है जो भी भुगतान करदाता करता है उसके संबंध में प्राप्त होने वाली कटौतियां, और दूसरा है जो भी आय प्राप्त करता है उसके संबंध में प्राप्त होने वाली कटौतियां। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम शुरुआत करेंगे भुगतानों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियों के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसे मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग का वीडियो अभी आपके सामने है, द्वितीय भाग का वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो भुगतानों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियों में सबसे पहली कटौती आती है धारा
80C के अंतर्गत जीवन बीमा प्रीमियम प्रोविडेंट फंड में अंशदान के संबंध में। ये महत्वपूर्ण कटौती है इनकम टैक्स की। ये कटौती पाने के अधिकारी होते हैं एक व्यक्ति तथा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू अविभाजित परिवार। यहाँ पर जितनी भी कटौतियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब एक व्यक्ति से संबंधित हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। कटौती की अधिकतम सीमा इस धारा के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक होती है। इस धारा के संबंध में प्राप्त होने वाली प्रमुख कटौतियाँ कौन कौन सी हैं उसमें देखें। पहला, परिवार के सदस्यों हेतु जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान। आयकर अधिनियम के तहत परिवार में पति पत्नी तथा बच्चे वयस्क हों अवयस्क हों तथा विवाहित पुत्री शामिल होते हैं। ये परिवार की परिभाषा केवल धारा 80C के लिए है। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहला, यदि हमने बीमा प्रीमियम पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ली है तो प्रीमियम की राशि कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी। अर्थात हम जो भी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करेंगे सालाना वह कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं हो सकती। यदि पॉलिसी 1/4/2012 के बाद ली गई है तो प्रीमियम की राशि कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि कोई बीमा पॉलिसी निःशक्त व्यक्ति या गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति के लिए ली गई है तो प्रीमियम की राशि कुल मूल्य के 15% से अधिक नहीं होगी। आगे बढ़ें तो धारा 80C के तहत शामिल और भी कटौतियां हैं। जैसा परिवार के सदस्यों हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड में अंशदान। परिवार के सदस्यों में करदाता उसकी पत्नी, यदि पत्नी करदाता है तो पति और उसके बच्चे शामिल हैं। वैधानिक अथवा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। अनुमोदित निवृत्ति कोष या अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड में कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान। केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जमा योजना में किया गया विनियोग। राष्ट्रीय बचत पत्र 8 या फिर 9 में गत वर्ष में किया गया विनियोग। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट में परिवार के नाम से किया गया अंशदान। भारतीय जीवन बीमा की म्यूचुअल फंड में किया गया अंशदान। बैंक से गृह निर्माण हेतु लिए गए ऋण की मूलधन राशि जमा करने पर, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि यह राशि मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होनी चाहिए। बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस अधिकतम 2 बच्चों हेतु स्वीकृत होता है, लेकिन इसमें विकास फीस, दान आदि शामिल नहीं होती। ट्यूशन फीस अर्थात केवल शैक्षणिक फीस। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाते में यदि कोई जमा की जाती है राशि, डाक खाने के 5 वर्षीय सावधिक जमा योजना में अगर कोई राशि जमा की जाती है, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम 2004 में जमा की गई राशि, ये महत्वपूर्ण जमा या विनियोग हैं जिसके तहत धारा 80C में कटौतियाँ मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसमें। इस संबंध में मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन होगा कि आप इस संबंध में लिखी गई पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन अवश्य करें। नेक्स्ट हम आते हैं धारा 80C के मन। यह भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फंड में अंशदान के लिए दी जाती है। कटौती पाने का अधिकारी होगा एक व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर कटौती की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये है। इसकी शर्तें हैं, राशि गत वर्ष में कर योग्य आय से दी जानी चाहिए। यदि करदाता अवधि पूर्ण होने के पहले ही इसे समर्पित कर देगा
तो प्राप्त होने वाली समर्पण की पूरी राशि कर योग्य होगी। करदाता यदि किसी व्यक्ति को नामांकित करता है इसके लिए तो उसके लिए भी यह राशि कर योग्य होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि इस धारा में यदि हम कटौती प्राप्त करते हैं तो हम इस कटौती को धारा 80C में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये महत्वपूर्ण है धारा 80C(1). ये केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम जिसे हम NPS या न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इसमें जमा की गई राशि के संबंध में कटौती मिलती है। इसके लिए शर्तें हैं। यह कटौती ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त होती है जिसकी नियुक्ति 1/1/2004 को या उसके बाद हुई। यह केंद्रीय सरकार के लिए है, लेकिन राज्य सरकार में भी NPS लागू है। तो जिस राज्य सरकार ने जिस समय NPS लागू किया है उसके बाद से ये कटौती मिलती है। NPS में गत वर्ष में जमा की गई राशि के संबंध में ही कटौती प्राप्त होगी। कटौती की अधिकतम सीमा कुल आय के 10% के बराबर होती है। इस धारा में कटौती प्राप्त होने की दशा में 80C में इससे संबंधित कोई भी कटौती प्राप्त नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं। धारा 80CCD(1)(b). यह पेंशन फंड में ही अंशदान में अतिरिक्त जमा के संबंध में 50,000 रुपये तक की कटौती दी जाती है। धारा 80CCD(2). पेंशन फंड में अंशदान के संबंध में शासकीय अंशदान या नियोक्ता का जो अंशदान होता है उसके संबंध में जो 10% की राशि जमा की जाती है उस संबंध में यह कटौती प्राप्त होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, धारा 80CCE। इस धारा में कोई अतिरिक्त कटौती प्राप्त नहीं होती है। यह धारा केवल यह बताती है हमें कि धारा 80C, धारा 80CCC और धारा 80CCD(1) इन सबको मिलाकर कुल कटौती 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात धारा 80C में आप 1,50,000 रुपये की कटौती ले लीजिए, या धारा 80CCC में 1,50,000 रुपये की कटौती ले लीजिए, या धारा 80CCD(1) में 1,50,000 रुपये तक की कटौती ले लीजिए। यदि हम तीनों में कटौती लेना चाहें तो भी यह 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। आगे हम बढ़ें तो आगे एक और महत्वपूर्ण धारा आती है, धारा 80D। यह धारा हमें चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती प्रदान करती है। कटौती किसे मिलेगी? तो स्वयं एवं परिवार में जीवन साथी हैं, आश्रित बच्चे हैं, के लिए कटौती स्वीकृत होती है। कटौती की अधिकतम सीमा है 25,000 रुपये। माता पिता यदि हम अतिरिक्त साथ में हैं तो उनके लिए अतिरिक्त कटौती होती है 25,000 रुपये तक। वरिष्ठ नागरिक की दशा में यह राशि 50,000 रुपये तक होती है। यदि माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं और उनका कोई बीमा नहीं है तो उनके लिए कटौती की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होगी। शर्तें हैं इसके लिए। सबसे पहली शर्त है कि स्वास्थ्य बीमा योजना, भारतीय सामान्य बीमा निगम या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। दूसरा, राशि कर योग्य आय में से ही गत वर्ष में दी जानी चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त है कि राशि का भुगतान रोकड़ के अलावा अन्य किसी माध्यम से होना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है धारा 80D के संबंध में कि अपने जीवन साथी, आश्रित बच्चे एवं माता पिता के स्वास्थ्य की जो सामान्य जांच पड़ताल हम कराते हैं उस पर व्यय की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी और यह राशि भी इस 25,000 रुपये या वरिष्ठ नागरिक की दशा में 50,000 रुपये में शामिल होती है। नेक्स्ट हम आते हैं धारा 80DD। निःशक्त या डिसेबल्ड आश्रित की चिकित्सा पर व्यय तथा उनके जीवन निर्वाह के लिए किए गए जमा के संबंध में यह कटौती मिलती है। अर्थात कोई निःशक्त आश्रित है,
उसके चिकित्सा पर व्यय किया गया हो या उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई राशि जमा की गई हो, तो धारा 80D में यह राशि कटौती योग्य है। कटौती किसे मिलती है? तो एक व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कटौती की अधिकतम मात्रा होती है। यदि सामान्य निःशक्त व्यक्ति है तो 75,000 रुपये तक, यदि गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है तो 1,25,000 रुपये तक। कटौती की कुछ शर्तें हैं। करदाता की मृत्यु के पश्चात जमा धन एकमुश्त या वार्षिकी के रूप में निःशक्त व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है। यदि करदाता ने किसी व्यक्ति को इस हेतु नामांकित कर दिया है तो यह राशि उसे प्राप्त होगी। इसके लिए प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र साथ में जमा करना होता है। यदि निःशक्तता का पुनः निर्धारण होना है तो नवीन प्रमाण पत्र हर साल रिटर्न के साथ जमा करना होगा। एक और महत्वपूर्ण धारा है यहाँ पे, धारा 80E। यह उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के संबंध में कटौती के लिए इस धारा के अंतर्गत छूट मिलती है। कटौती किसे मिलती है? तो एक करदाता अपने या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो उसे गत वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज की राशि पर कटौती प्राप्त होगी। रिश्तेदार में जीवन साथी एवं उसकी संतान और ऐसा विद्यार्थी जिसका वह संरक्षक हो शामिल है। साथियों, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्द ही इसका दूसरा भाग मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं चाहूँगा आप कमेंट्स भी करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मुझे वीडियो तैयार करने में सहायता मिले। धन्यवाद।